प्यारे बच्चों, साइंस कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है। हम लोग टर्म 2 पेपर का आंसर को मिलान करेंगे कि कितना हम लोगों ने सही किया, क्या किया, और अपने आप को जांच भी करेंगे। साइंस कॉमर्स का एग्ज़ाम हो गया है तो ये क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आर्ट्स का एग्ज़ाम जो 18 तारीख को होने वाला है उसमें भी आ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे लाभ ले सकें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो एनुअल एग्ज़ाम टर्म 2 का इसका पहला क्वेश्चन है, प्रवाह को परिभाषित कीजिए। तो प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। प्रवाह का समय परिमाप होता है जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष आदि। प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा है। प्रोफेसर शापिरो के अनुसार प्रवाह वह मात्रा है जो कि केवल समय के एक निर्दिष्ट काल में मापी जा सकती है। प्रवाह चर का उदाहरण नदी का जल, चलती गाड़ी की गति, पानी की टंकी से रिसाव, गेहूं का विक्रय आदि, ये सब प्रवाह के उदाहरण हैं। तो प्रवाह मतलब होता है जिसमें गति हो, वो हम लोग प्रवाह में रखेंगे। और अगर किसी चीज़ को हम लोग जमा करके रखते हैं तो वो स्टॉक कहलाता है। जैसे टंकी में जमा हुआ पानी स्टॉक कहलाएगा, जबकि अगर उसमें रिसाव हो रहा है तो वो प्रवाह कहलाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन या कारक आय का जोड़ होता है। मतलब देश के अंदर जो भी समान निवासी हैं उसके द्वारा जो भी साधन से, साधन आपका हो गया या कारक हो गया आपका भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, इससे जो भी आय प्राप्त होगा वो मेरा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो फॉर्मूला होगा एन वाई बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to n एफ वाई आई। इसका मतलब होता है एन वाई हो गया आपका राष्ट्रीय आय, सिग्मा मतलब हो गया किसको, सिग्मा मतलब होता है कुल जोड़, किसका कुल जोड़, तो एफ वाई का एफ वाई हो गया मेरा कारक आय, फैक्टर इनकम, जिसमें आपका मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आएगा। और जो एन यहाँ देख रहे हैं वो एन हो गया एक देश के सभी समान निवासी। तीसरा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो विनिमय की वह प्रणाली जिसमें विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं होकर वस्तु का प्रयोग होता है वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। मतलब हम जब सामान एक को सामान देंगे दूसरा से सामान लेंगे तो सामान से जब हम विनिमय का काम करते हैं तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वैधानिक तरलता अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों की एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यहाँ जगह कहते हैं बाजार में शाख के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है और यदि केंद्रीय बैंक शाख का विस्तार करना चाहता है तो वह तरलता अनुपात को घटा देता है। कहने मतलब है कि कुल जमा का जो बैंक अपने पास एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जमा के रूप में रखेगा उसी को हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। प्रेरित निवेश किसे कहते हैं। तो प्रेरित निवेश वह निवेश है जो आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। यह निवेश आय तथा लाभ में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरणा प्राप्त करता है। आय तथा लाभ के बढ़ने की संभावना से यह बढ़ता है तथा इनमें होने वाली कमी से यह कम होता जाता है। प्रेरित निवेश लाभ या आय सापेक्ष होता है। कहने मतलब है कि आय को देखकर अगर हम प्रेरित हो रहे हैं निवेश करने के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मेरा प्रेरित निवेश कहलाएगा और ये आय पर निर्भर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। प्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। जिस कर के भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व तो एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि। मतलब सरकार जिस पर टैक्स लगाया वही टैक्स का भुगतान करता है तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। व्यापार शेष में 300 करोड़ रुपये का घाटा है, निर्यात का मूल्य 500 करोड़ रुपये है, आयात का मूल्य कितना है। तो व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस आयात। तो यहाँ पर व्यापार शेष में क्या है 300 करोड़ का घाटा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा व्यापार शेष में बैठ जाएगा माइनस 300। निर्यात है मेरा 500 करोड़ तो निर्यात का जगह 500 माइनस आयात, आयात का मूल्य निकालना है। आयात को उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और 300 को इधर ले आएंगे बराबर के इधर तो प्लस हो जाएगा। तो आयात बराबर 500 प्लस 300 बराबर 800 करोड़ रुपये होगा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है, वस्तु का उत्पादन लाभ प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता है तथा आर्थिक क्रियाओं सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा है, पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। पूंजीवाद में लाभ उद्देश्य प्रमुख होता है। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ प्राप्ति होती है। चौथा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन एवं समन्वय कीमत यंत्र द्वारा होता है, अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग सभी कीमतों द्वारा निर्धारित होते हैं। पाँचवा, इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय, यहाँ आय हो जाएगा, आय को इच्छानुसार विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर सकता है। नौवां है, मुद्रा के किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या करें। तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, प्राथमिक या मुख्य कार्य, इसे आधारभूत अथवा मौलिक कार्य भी कहते हैं। तो मुद्रा का पहला काम है विनिमय का माध्यम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य कठिनाई यह थी कि उसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। आज किसी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है और उस मुद्रा से आवश्यकता अनुसार बाजार में वस्तुएं खरीदी जाती है, अर्थात मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मतलब अगर हम मेरे पास अगर कटहल है, कटहल को बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, वो पैसा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम होता है। दूसरा इसका कार्य है मूल्य का मापक। तो मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का मापदंड करती है। लेखे की इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य तथा कीमतों को मापा जा सकता है तथा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब मुद्रा में किसी भी चीज़ का मूल्य मापने की शक्ति होती है। अगला है गौण अथवा सहायक कार्य, जिसमें आएगा स्थगित भुगतानों का मान आ जाएगा, मूल्य का संचय आ जाएगा और मूल्य का हस्तांतरण हो जाएगा। आप लोगों को केवल 2 ही कार्य लिखना था, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। अगला है बैंक की जमाओं के विभिन्न रूपों को विवेचना की है। तो प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक जमाएं और दूसरा है व्युत्पन्न अथवा गौण जमाएं। प्राथमिक जमाएं क्या होती है? तो प्राथमिक जमाएं वे जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में अर्थात नकदी में जमा की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई खाता धारक बैंक को नकदी देकर अपने खातों में धनराशि जमा करता है तब बैंक को मिलने वाली ये नकदी बैंक की नकद जमाएं का होती है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक का ग्राहक दिनेश अपने बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अपने बचत या किसी अन्य खाते में 10,000 नकद जमा करता है तब यह 10,000 भारतीय स्टेट बैंक के लिए उसकी नकद अथवा प्राथमिक जमाएं है। दूसरा है व्युत्पन्न अथवा गौण जमाएं। इसके विपरीत, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि उत्पन्न जमा कहलाती है। उत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नकद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है, इसलिए इसे उत्पन्न जमा को साख जमा भी कहते हैं। अगला है समग्र मांग के घटकों को लिखिए। समग्र मांग को हम लोग कुल मांग भी बोलते हैं। समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड को मापते समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। कुल मांग के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है निजी उपभोग व्यय, जिसको सी बोलेंगे। इसमें देश के गृहस्थों परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। दूसरा है निजी निवेश मांग, जिसको आई से डिनोट करेंगे। इससे अभिप्राय निजी निवेशकर्ताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले व्यय से है। तीसरा है सरकारी व्यय, जिसको जी बोलेंगे। इसमें सरकारी उपभोग में व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय सैन्य सुरक्षा प्रयोग के लिए वस्तुओं के उपभोग की खरीद पर खर्च। सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय है सड़कों, डैमों तथा पुलों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय। चौथा है शुद्ध निर्यात x-m। विदेशियों द्वारा हमारे वस्तु के लिए किए गए व्यय को अर्थव्यवस्था में कुल व्यय, यहाँ व्यय हो जाएगा, कुल व्यय मतलब समग्र मांग में जोड़ा जाता है, जबकि आयात पर किए जाने वाले व्यय को घटाया जाता है। अर्थात x-m मतलब शुद्ध निर्यात को समग्र मांग में जोड़ा जाता है।
अतः समग्र मांग के प्रमुख तत्व है AD बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम खुली अर्थव्यवस्था में। जो यहाँ ऊपर में पढ़े उसी का शॉर्ट फॉर्म में है, या फिर हम लोग और लिख सकते हैं AD बराबर C प्लस आई, ये बंद अर्थव्यवस्था में होता है, जहाँ AD समग्र मांग, C निजी उपभोग व्यय, I निजी निवेश व्यय, G सरकारी व्यय और एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात। इस चित्र को देखने से पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है, आय या रोजगार बढ़ती है, ये है आपका समग्र मांग का रेखा, ये है आय का रेखा या एकता रेखा भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, समग्र मांग मेरा बढ़ता है, मतलब आय बढ़ने पर समग्र मांग भी बढ़ती जाती है। चित्र में AD वक्र के बाएं से, यहाँ हो जाएगा बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे आय रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है, कुल मांग भी बढ़ती जाती है। 12 है सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों उल्लेख कीजिए। तो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिसकी कीमत का निर्धारण बाजार कीमत तंत्र द्वारा नहीं हो सकता। इनकी संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच सम व्यवहार से नहीं हो सकती। उदाहरण राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका लाभ सबको मिलता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्योग अथवा वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं तो इसका लाभ सभी को मिलता है, भले ही वे इसका भुगतान करें या ना करें। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन या कहे असंभव होता है। इसे मुफ्तखोरी की समस्या कहा जाता है। इससे ये वस्तुएं अवर्ज्य हो जाती है, अर्थात भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उपभोग को कम किए बिना इसका भरपूर प्रयोग कर सकता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन था, सरकारी बजट के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है मेरा आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है, जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चौथा आपको लिखने की जरूरत नहीं, 3 ही पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान शेष के चालू खाता एवं पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चालू खाता क्या है? चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खातों के निम्नलिखित घटक है। पहला, वस्तुओं का निर्यात तथा आयात अथवा अदृश्य मदे। फिर है सेवाओं का निर्यात तथा आयात अथवा अदृश्य मदे। तीसरा, एक देश से दूसरे देश को एक पक्षीय अंतरण। पूंजीगत खाता, तो पूंजीगत खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष संसार के निवासियों के द्वारा किए गए उन सब लेन देनों से संबंधित है जिसमें किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तन होता है। पूंजी खाते के सौदे की मुख्य मदें निम्नलिखित है। पहला, सरकारी सौदे। उन अंतर्राष्ट्रीय सौदों को कहते हैं जिनके कारण किसी देश की सरकार या उसकी एजेंसी की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की स्थिति प्रभावित होती है। यहाँ पर जिस तरह गोला देख रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। दायित्वों की स्थिति प्रभावित होती है, जैसे ए देश द्वारा बी देश से ऋण प्राप्त करना। बी है गैर सरकारी या निजी सौदे। निजी सौदे गैर सरकारी सौदे होते हैं। इसमें व्यक्ति, घरेलू क्षेत्र तथा निजी व्यापारी उद्यम के सौदे शामिल होते हैं, जैसे ए देश के किसी व्यक्ति द्वारा बी देश में निवेश करना। सी है प्रत्यक्ष निवेश। इसका अर्थ है कि विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना तथा उन पर नियंत्रण रखना, जैसे बी देश की किसी कंपनी द्वारा ए देश की किसी कंपनी की परिसंपत्तियां खरीदना। डी है पोर्टफोलियो निवेश। विदेशियों में परिसंपत्तियों का खरीदना किंतु उन पर कोई नियंत्रण ना होना, जैसे बी देश के निवासियों द्वारा ए देश के किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स का खरीदना। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेक्शन सी। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की किसी एक विधि को समझाएं। तो राष्ट्रीय आय क्या है? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यही था, इसलिए इसको हम लोग देख चुके हैं। अब
दूसरा है राष्ट्रीय आय की गणना की किसी एक विधि को लिखना है, तो यहाँ हम लोग उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि को देख लेते हैं। इसे औद्योगिक उद्गम विधि या शुद्ध उत्पाद विधि भी कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल वार्षिक उत्पत्ति में कच्चे माल की कीमत, चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, अचल पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत व्यय तथा कर एवं बीमा का व्यय निकाल कर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को उत्पत्ति के साधनों के बीच बांटा जाता है। यद्यपि यह पद्धति लंबी एवं कठिन है, तथापि आय की गणना के लिए मुख्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ा से बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब GNP/MP की गणना करें। यहाँ दिया हुआ है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद 15,500, अप्रत्यक्ष कर 1200, आर्थिक सहायता 210, मूल्यह्रास 50, शुद्ध विदेशी साधन आय 50। आप लोगों ने बनाया होगा। तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला होता है GNP/MP बराबर GDP/MP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। अब यहाँ पर हमको GDP/MP जानना होगा, तो GDP/MP का फॉर्मूला होता है NDP/MP प्लस मूल्यह्रास। अब हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला में बैठाने के लिए NDP/MP जानना होगा, तो NDP/MP बराबर होता है NDP/FC प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। अब यहाँ NDP/FC क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है FC हो गया साधन लागत और NDP हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मेरा है 15,500, तो यहाँ पर हम लोग NDP/FC के जगह 15,500 बैठा देंगे। प्लस अप्रत्यक्ष कर कितना है, तो यहाँ देख लीजिए अप्रत्यक्ष कर है 1200, यहाँ 1200 बैठा दिए। प्लस आर्थिक सहायता कितना है मेरा, तो यहाँ है आर्थिक सहायता 210, तीनों को जोड़ देंगे 16,910 आ जाएगा। तो हमको NDP/MP प्राप्त हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में आएंगे GDP/MP बराबर NDP/MP, इसका मान पता चल गया। तो GDP/MP बराबर NDP/MP प्लस मूल्यह्रास, ये फॉर्मूला को लिखे फिर से। उसके बाद GDP/MP बराबर NDP/MP का हम कितना निकाले हैं 16,910, यहाँ लिख दिए, प्लस मूल्यह्रास कितना है, तो यहाँ टेबल में दिया हुआ है मूल्यह्रास है मेरा 50, तो मूल्यह्रास 50 लिख दिए। दोनों को जोड़ देंगे तो 16,960 हो जाएगा। अब है GNP/MP बराबर GDP/MP प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय, जो मेरा यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला है, इस पे अब हम लोग बैठाएंगे। जो GDP/MP हमको ज्ञात हो गया कितना है, GDP/MP मेरा 16,960, तो GDP/MP के जगह 16,960 बैठा देंगे। और शुद्ध विदेशी साधन आय यहाँ टेबल में दिया हुआ है 50 बैठा देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो GNP/MP मेरा हो जाएगा 17,010 करोड़ रुपए। 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। तो विनिमय की वह प्रणाली जिसमें विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं होकर वस्तु का प्रयोग होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इसके मुख्य समस्या क्या क्या है, तो इसका पहला समस्या है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब आप कटहल बेचना चाहते हैं और आपको गाय का ज़रूरत है, तो ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो आपका कटहल ले ले और आपको बदले में गाय दे दे, तो ऐसा मिलना बहुत मुश्किल होता था। दूसरा है मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। तो मेरे पास जो संपत्ति है हम उसको कहीं भेज नहीं सकते थे, ले नहीं जा सकते थे, तो उसमें क्या है, हस्तांतरण का अभाव है। तीसरा है भविष्य के भुगतान के साधन का अभाव। इसको हम लोग वस्तु को भविष्य में भुगतान नहीं कर सकते थे, उससे उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती थी। फिर है आपका मूल्य के समान माप। तो मूल्य के समान माप में क्या होता है, तो मुद्रा में वस्तु में मूल्य का समान माप नहीं होता। जैसे कोई 1 किलो प्याज दे रहा है और आपसे 1 बोरा गेहूं ले रहा है, तो ये कोई उचित लेन देन नहीं हुआ। फिर है वस्तुओं की विभाज्यता का अभाव। वस्तु को हम लोग बांट नहीं सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में। और मूल्य के संचय का अभाव। वस्तु को हम लोग ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, संग्रह नहीं कर सकते, मेरे पास जगह का अभाव होता है, या फिर वस्तु को जमा करके रखने से उसके सड़ने की समस्या होती है। अब मुद्रा ने इसको कैसे दूर किया, तो मुद्रा के प्रयोग द्वारा वस्तु विनिमय के निम्न दोष दूर हुए। पहला कैसे दूर हुआ, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य मान के इकाई का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि एक व्यक्ति को 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है तथा उसे वह अपने पास के गेहूं से बदलना चाहता है, तब प्रति मीटर कपड़े के लिए उसे कितना गेहूं देना होगा निश्चित नहीं कर पाता है। इस प्रकार मूल्य माप के उभयनिष्ठ इकाई के अभाव में विनिमय सीमित हो जाता है।
मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत हर वस्तु अथवा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे विनिमय के अनुपात को निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मुद्रा के मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। दूसरा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य या धन संचय का कोई स्थान नहीं होता है। इस व्यवस्था में सिर्फ वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। इससे वस्तुओं के खराब होने की संभावना बनी रहती है, किंतु मुद्रा के प्रयोग से मनुष्य भविष्य के लिए क्रय शक्ति का संचय कर सकता है। वस्तुएं और सेवाएं बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। उसका कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया जाता है और शेष भविष्य के लिए जमा कर लिया जाता है। 18 है, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर कीजिए। तो पहला अंतर है, केंद्रीय बैंक एक उच्च बैंक है, यह सब बैंकों का बैंक है। इसके विपरीत व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा अंतर है, व्यापारिक बैंक लाभ अधिकतीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। तीसरा है, व्यापारिक बैंक साख निर्माण के माध्यम से साख के प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक साख के प्रवाह को नियंत्रित करता है। फिर है, व्यापारिक बैंक सामान्य जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं और व्यक्तियों तथा परिवारों को ऋण देते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक ऐसा नहीं करता। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा कोष का अभिरक्षक है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है, व्यापारिक बैंकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। फिर केंद्रीय बैंक मौद्रिक मामलों पर सरकार का सलाहकार है, जबकि व्यापारिक बैंक नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, गुणक क्या है? गुणक तथा एमपीसी में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो 1936 में केन्स द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में गुणक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। केन्स के अनुसार गुणक विनियोग में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। कहने मतलब है कि जो हम पैसा किसी क्षेत्र में लगाते हैं उससे जो मेरा आय बढ़ता है वो हाँ गुणक काम करता है। तो गुणक का फॉर्मूला हो जाएगा आय में परिवर्तन बटा विनियोग में परिवर्तन, या इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई, या फिर के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। यहाँ पर के हो गया आपका गुणक, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन और डेल्टा आई विनियोग में परिवर्तन होता है। गुणक क्या होता है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी। एमपीसी बराबर होता है सी बट्टा वाई, मतलब आय और उपभोग के अंतर को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है एम पी एस बराबर एस बट्टा डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। मतलब जो हम लोग उपभोग पर खर्चा करते हैं आय का भाग वो उपभोग प्रवृत्ति में चला जाएगा, और जो बचत करते हैं उस पैसा को वो बचत प्रवृत्ति में चला जाएगा। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी या सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का ज्ञान होने पर गुणक का अनुमान लगाया जा सकता है। एमपीसी और गुणक में प्रत्यक्ष तथा एमपीएस में गुणक में विपरीत संबंध होता है। मतलब गुणक है सो यदि एमपीसी मेरा ज़्यादा रहेगा, उपभोग ज़्यादा होगा तो आय बढ़ेगा, जबकि अगर हम पैसा बचा के रखेंगे तो वो आय नहीं बढ़ेगा, वो पैसा स्थिर हो जाएगा। इसलिए इससे विपरीत संबंध होता है किससे? एमपीएस से, गुणक का। जब एमपीसी शून्य होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि एमपीसी 1 हो तो गुणक अनंत होगा। यदि एमपीसी बराबर 0 है तो के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ के हो गया गुणक, और ये गुणक का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी को माने हैं 0, तो एमपीसी का 0 बैठा दिए, 1/1 बराबर 1, तो के मतलब गुणक मेरा आ गया 1। 1 का अर्थ है कि अगर हम 100 रुपया लगाएंगे तो मेरा अर्थव्यवस्था में मेरा आय 100 रुपया बढ़ जाएगा। यदि एमपीसी बराबर 1 होगा तो के का मान कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।